ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इसमें लिखिएगा कि जब अच्छा मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, अर्थ पर है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसका मास यहाँ पर मान लीजिए 5 किलोग्राम है, तो मैं उसको मून पर ले जाता हूँ तो उसका मास जो है वहाँ पर भी 5 किलोग्राम ही होगा। जो मास है ना वो यूनिवर्सली कांस्टेंट टर्म है, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम रहता है। तो लेकिन जो वेट है, वेट बार बार चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हर प्लेनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग होता है। 1 मिनट वेट करें। बोलो। सर एक वो था क्वेश्चन का डाउट सर, उसमें एक ना फेदर था तो उसको ड्रॉप किया था और उसमें लिखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो फिर लाइक उसका फोर्स निकालना था ग्राउंड पे कितना होगा। तो वैसे टेक्निकली लिखा जाए तो फोर्स जो लाइक फोर्स होगा वो तो जीरो ही होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बट अगर कुछ वेलोसिटी से गिर रहा है तो कुछ तो फोर्स लगेगा ही ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब क्वेश्चन था। मतलब कि फेदर जो है, फेदर अगर गिरेगा तो वो किसी वेलोसिटी के साथ गिरेगा। हाँ कितनी? वो याद नहीं है। जो पूछना चाह रहे हो मैं बताता हूँ क्या पूछना चाह रहे हो। अभी तुम्हारे सवाल का जवाब अभी देता हूँ। आप यहाँ पर नोट करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इस पर आप लिखिएगा कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट will be about 1/6 of what it is on the earth. वन सिक्स ऑफ वॉट इट इज़ ऑन द अर्थ। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर मान लीजिए 60 न्यूटन है, ठीक है। अर्थ पर अगर किसी का भी वेट जो है वो 60 न्यूटन है, तो इसी को अगर मैं मून पर ले जाऊँ तो मून पर ये इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब क्या है कि 60 में 1/6 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 6 × 6 6 × 60, ये कितना हो गया 10 न्यूटन, तो वो उसका 1/6 होता है। अब इस चीज़ को अभी हम प्रूफ भी करके देखेंगे। और मैं अभी पहले तुम्हारे वाले सवाल पर आता हूँ जो तुमने एक क्वेश्चन था, क्या था? है ना, सर वही एक फेदर है उसको हमने ड्रॉप किया तो फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो उसका जो ग्राउंड पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना होगा? देखिए फेदर जो है, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था। ये 2 चैम्बर हैं, दोनों चैम्बर जो है ग्लास के हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बारीक सा होल करा जाता है और होल करके फिर एक ना थ्रेड छोड़ दिया जाता है, ऐसे थ्रेड। और यहाँ पर हमने एक फेदर को बांध दिया इस थ्रेड से। ये करा। दूसरा काम, हमने एक दूसरा ग्लास का बॉक्स लिया, यहाँ पर भी एक थ्रेड लटका दिया है और यहाँ पर एक स्टोन है, उस स्टोन को बांध रखा है हमने इसके साथ, ठीक है। ये क्या है? ये स्टोन है।
सीधी सी बात है कि स्टोन जो है वो फेदर से भारी है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने घर की छत पर चला जाता हूँ और घर की छत पर जाकर और एक बंदा नीचे खड़ा हो जाता है और हम एक हाथ में फेदर लेते हैं। फेदर मतलब कोई एक छोटा सा पंख है किसी भी पक्षी का, ठीक है। तो हमने वो पंख लिया हाथ में और दूसरे हाथ में हमने स्टोन ले लिया और हमने दोनों को ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही उनको फ्रीली हमने फॉल होने दिया। तो क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि जो स्टोन है, स्टोन तो एकदम से गिर जाएगा नीचे आके, है ना। और जो फेदर है, फेदर ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा हवा में, धीरे 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 फ्लोट करते हुए फिर वो फाइनली नीचे धीरे से गिरेगा। तो वो नीचे बहुत धीरे से गिर रहा है, इस वजह से आपको जो आपका सवाल है, आप ये पूछ रहे हो कि भाई वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गिर रहा है तो क्या उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है? और ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, चलो समझ आता है, तब भी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो सकता है टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गया हो। बट टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो मतलब कि जैसे अगर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो जो उसका जो एयर रेजिस्टेंस है वो होगा, तो वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो वो एक कांस्टेंट बिल्कुल सही। ये चीज़ मालूम है ना कि एयर रेजिस्टेंस नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब हमने ये कहा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हमने बात करी, प्रैक्टिकल बात करी। प्रैक्टिकल बात मतलब हम अपने घर की छत पर गए और हमने क्या करा, हमने वहाँ से फेदर को ड्रॉप कर दिया और स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो दोनों आसानी से आकर नीचे गिर गए। अब क्या हुआ कि गैलीलियो भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा। गैलीलियो एक फेमस साइंटिस्ट था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या करा कि ग्लास के 2 चैम्बर ले लिए, क्लोज चैम्बर, और उस क्लोज चैम्बर में क्या करा, उस क्लोज चैम्बर में एक नीडल जितनी जगह होती है तो उतनी जगह छोड़ दी। तो नीडल के बराबर उन्होंने उसके अंदर एक पाइप डाला और साथ में एक बहुत बारीक सा उन्होंने एक थ्रेड भी लगा दिया और थ्रेड से एक फेदर को यहाँ पर बांध दिया। और वो जो नीडल है उस नीडल से प्रिक करके इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मतलब जितनी भी अंदर की गैस थी उसको खींच कर बाहर निकाल दिया। और गैस पूरी जब बाहर निकाल दी तो अंदर क्या बन गया? वैक्यूम बन गया। अब अंदर किसी भी तरीके की कोई गैस नहीं, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। एयर रेसिस्टेंस क्या होता है कि फेदर एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है, तो फेदर को अगर हम किसी एक हाइट से ड्रॉप करेंगे तो एटमॉस्फेयर में एयर होती ही है, थोड़ी बहुत हवा होती है, तो वो हवा ना उसको थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगाएगी, उसको ऊपर की तरफ फ्लोट करवाएगी। तो वो एकदम से सीधे नीचे ना आकर वो ऐसे 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 फ्लोट करते हुए धीरे धीरे नीचे आकर गिरता है। दिस इज कॉल्ड एयर रेसिस्टेंस, ठीक। हम बात करते हैं वैक्यूम हमने बना दिया है, तो वैक्यूम बनाने से हुआ क्या कि किसी भी तरीके की जो एयर है या गैस है वो ख़त्म हो गई इस ग्लास चैम्बर के अंदर। वो ख़त्म करने के बाद जो वो छोटा सा हमने प्रिक करा था, उस प्रिक को हमने सील कर दिया किसी भी रबर कॉर्क से, या एम सील लगा दी उसके ऊपर, बंद कर दिया उसको। अच्छा, अभी बाहर निकला हुआ है सिर्फ एक बारीक सा थ्रेड, जिसका दूसरा एक एंड तो मेरे हाथ में और एक एंड जो है वो फेदर से बंधा हुआ है। बिल्कुल सेम काम हमने यहाँ पर करा स्टोन के साथ में। स्टोन को भी बांध कर लटका रखा है और बारीक सा एक प्रिक करके, छोटा सा छेद करके हमने उसके अंदर की सारी गैस खत्म कर दी। अभी क्या होता है, इसमें भी परफेक्ट वैक्यूम बन गया, इसमें भी परफेक्ट वैक्यूम बन गया, मतलब दोनों के अंदर गैसेस बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हमने क्या करा कि एक साथ झटके से दोनों जो थ्रेड है उनको खींच दिया ताकि वो थ्रेड टूट जाए। जब वो थ्रेड टूटेगा तो ये फेदर भी नीचे गिरेगा और ये स्टोन भी नीचे गिरेगा। तो हम ये देखेंगे कि फेदर भी जितने टाइम में फेदर नीचे गिरता है उतनी ही टाइम में स्टोन नीचे गिरता है। तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमने देखा था कि स्टोन बीइंग हैवी तो स्टोन जल्दी गिर जाता है और फेदर बीइंग लाइट तो थोड़ा फ्लोट करते हुए धीरे धीरे गिरता है, तो वो काम यहाँ नहीं होगा। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में ये था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का मास जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर लगती है और दोनों बराबर टाइम बराबर स्पीड के साथ ही नीचे गिरते हैं। मास का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो उसने एक्सपेरिमेंट करा था, ये उसने एक्सपेरिमेंट करा था वैक्यूम में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस में कुछ अलग चीज़ होती है। प्रैक्टिकल कंडीशन में हम ये देखते हैं कि भाई जो भारी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा जल्दी गिर जाएगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा देर से गिरेगा। समझ गए? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 2 ग्राम का एक फेदर है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 की कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ऐसा फोर्स तो कुछ आएगा नहीं। बट वैसे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ तो फोर्स लगेगा ना, नहीं ग्राउंड पे। बिल्कुल सही। तो ऐसा होता है कि जो हमने ये बनाया है ना, जो F इज इक्वल टू ma जो हमने लिया है, F इज इक्वल टू ma जो हमने लिया है, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये इस चीज़ के लिए होता है कि भाई हमने कहा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गिर रहा है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यही तो आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो अपने वेट के साथ गिरती है, वो किसी फोर्स के साथ नहीं गिरती। तो क्या होगा कि वो हो जाएगा m/g, और वो कितनी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर ले, कैसे भी गिर ले, ये g को नलीफाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि अर्थ की प्रॉपर्टी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई भी चीज़ फ्रीली फॉल हो रही है ना, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उस पर जी जरूर लगेगा, तो उस पर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत ही उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूर होगा, स्मॉल जी जरूर होगा। हो सकता है कि जो एयर रेसिस्टेंस है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हो सकता है कि वो एयर रेसिस्टेंस उस पर लगता रहे, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है वो 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि 0 हो जाए, समझ गए। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। मेरा हम टॉपिक ये देख रहे थे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना होता है। तो हमने बस ऐसे ही देख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम मून पर निकालेंगे तो वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 रह जाएगा। अगर अर्थ पर उसका वेट जो है वो 60 न्यूटन है तो मून पर पहुंचकर उसका वेट 10 न्यूटन रह जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने के लिए भी पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रूफ, यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ, इस पर नोट करें। Suppose we have an object of mass small m, suppose we have an object of mass small m, full stop, let its weight of the moon be Wm, let its weight on the moon be Wm, and suppose mass of the moon is capital M and its radius is capital R. And its radius is capital R. Now, according to universal law of gravitation, next one लिखेंगे. Now, according to universal law of gravitation, universal law of gravitation, the weight ब्रैकेट में लिखिएगा फोर्स ब्रैकेट में लिखिएगा फोर्स of the object on the moon will be of the object on the moon will be देखिए, अब ये कहते हैं कि जो फोर्स है
जिस फोर्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उस फोर्स को ही हम वेट बोल देते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मून की। तो आप ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो मून की सरफेस पर है। तो इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए ये तो मून है, ये तो मून है, और ये उसका रेडियस है, ये उसका रेडियस है, और मून का जो मास है उसको हमने माना कैपिटल एम। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो है स्मॉल एम। ठीक है, तो अब ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के और मून के सेंटर के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को तो हम वेट बोल देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो हम वेइंग मशीन पर मेज़र करते हैं ना, वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। जो किलोग्राम में लिखा हुआ आता है वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। उसको अगर जी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो जी में अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास वेट आ जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब जगह लगेगा, चाहे अर्थ हो, अर्थ पर भी लगेगा, वो मार्स पर भी लगेगा, वो मून पर भी लगेगा, क्योंकि वो लॉ ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, पूरे यूनिवर्स में लगेगा, सब जगह लगेगा। तो हमने ये कहा कि वेट, जिसको हम फोर्स भी बोल देते हैं, ऑन द मून विल बी Wm इज इक्वल टू जी। जी तो हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल एम क्या हो गया, इस बड़े ऑब्जेक्ट का मास, और स्मॉल एम क्या हो गया, इस छोटे ऑब्जेक्ट का मास। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस वाले मास के और इस मून के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके रेडियस के बराबर। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप नोट करें, सपोज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी डब्ल्यू ई। सपोज the weight of the, suppose the weight of the weight of the same object suppose the weight of the same object on earth BWE, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट वेट करिएगा, इधर लाइट गई है, आ गई। तो हमने मान लिया कि उसी ऑब्जेक्ट का अगर हम अर्थ पर वेट मेजर करें तो वो जो वेट है वो WE होगा। ठीक है, मास तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो वेट है वो WE होगा, ये हमने मान लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, वी नो दैट मास ऑफ द अर्थ इज we know that mass of the earth is 100 times that of the moon. Times that of the moon, and radius of earth is 4 times that of the moon. And radius of earth is 4 times that of the moon. ठीक है, therefore तो अब वो कितना है वो एग्जैक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो अर्थ का मास है वो मून के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 गुना है उसका, 100 टाइम्स है। ठीक है, और जो उसका रेडियस है वो भी मून से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे therefore mass of earth is 100 times m, 100 times m, 100 times mass of moon, तो 100 m हो गया mass of earth,
ठीक है, इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ वो मून के रेडियस से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि सो weight of the same object on earth, क्या बोलेंगे, WE इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल ME यानी कि मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m सेम रहेगा क्योंकि मास जो है ना वो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो उसका मास जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहेगा, उसको आप मून पर ले जाओ, मार्स पर ले जाओ, अर्थ पर ले जाओ, वो सेम रहेगा। तो इसलिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने m ही लिखा। हाँ, जो मून था, मून अब चेंज हो गया, अब हम अर्थ की सर्फेस पर आ गए, तो फिर तो अर्थ का मास लेंगे ना, तो कैपिटल M ही हो गया मास ऑफ अर्थ, अपॉन रेडियस लेंगे किसका, वो भी अर्थ का लेंगे, तो अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, W अभी कर रहा हूँ ना, तो वैल्यू डालता हूँ। ऐसे तो मास ऑफ अर्थ भी 100 m था, वो भी मैंने अभी M लिखा है। तो WE इज इक्वल टू कैपिटल G, ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ, अर्थ की जगह क्या डाल दीजिए 100 m, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप ये देखिए कि ME का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना था 100 टाइम्स ऑफ मून यानी कि 100 m, और स्मॉल m ये तो सेम था, स्मॉल m तो सेम। ठीक, उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ अर्थ RE, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 4r के इक्वल, ये हो गया 4r का स्क्वायर। तो WE is equal to कैपिटल G into 100 into कैपिटल M into स्मॉल m अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये हो गया कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 का 16 और 4 25 का 100, कितना हो गया, और डिवाइड करिए, 4 6 का 24, 4 6 का 24, 25 माइनस 24 कितना हो गया 1 1 0 10, 4 2 का 8, और 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 2 0 20, 4 5 का 20। अब यहाँ पर एक टर्म आ गई 6.25, तो इसको 6.25 को बिल्कुल अलग लिखिए, 6.25 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वेशन 1 में अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, WE is equal to 6.25 into WM। इसका मतलब क्या हो गया, W is approximately equal to 6 times of WM। मैं ये कहूँगा 0.25, लगभग बहुत छोटी टर्म है, तो उसको 0.25 को हमने मान लिया, कैंसिल कर दिया। 6.25 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, तो एग्जैक्टली 6 टाइम्स नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स दैट ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। उसका क्या करना था यहाँ पर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, फिर मून पर वेट कितना है उसका, तो वो क्या होगा 6 को इधर ले आओ, तो WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर अगर आप वेट निकालें तो उसका 1/6 होगा उसका वेट मून का। कौन सा ये वाला, ये मैं शुरू से बता देता हूँ। आप ये देख लीजिए कि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को मून की सरफेस पर रखा और मून का रेडियस मैंने मान लिया था कैपिटल R, ठीक है, तो मैंने ये कहा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G तो सेम रहेगा, M क्या हो गया मास ऑफ मून, स्मॉल m क्या हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैपिटल R क्या हो गया रेडियस ऑफ मून। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस, तो उनका डिस्टेंस कितना है कैपिटल R। ठीक है, और दोनों मासेस कितने हैं m1 और m2 कितने हैं, कैपिटल M और स्मॉल m। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे आते हैं, हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है
कि जो अर्थ का जो मास है वो मून के कंपैरिजन में 100 टाइम्स है, ठीक है। और इसी तरह से जो अर्थ का रेडियस है वो मून के कंपैरिजन में उसका 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब मास ऑफ अर्थ मतलब कैपिटल एम ई, कैपिटल एम ई कितना है 100 एम के बराबर, 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। और ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि कैपिटल आर और सब्सक्रिप्ट में ई, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, 4r के बराबर हो गया। सो वेट ऑफ दिस सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अगर यही सेम ऑब्जेक्ट हम अर्थ पर ले जाते हैं तो उसका वेट कितना होगा जी एम ई, स्मॉल एम सेम रहने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। ऑब्जेक्ट सेम है तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसका मास सेम रहेगा। तो कैपिटल जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर ई का स्क्वायर, कैपिटल आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब कैपिटल एम ई की जगह मैंने लिख दिया 100 एम, ठीक है, और कैपिटल आर ई की जगह मैंने लिख दिया 4r। तो g इंटू 100 एम टू स्मॉल एम अपॉन 4r का होल स्क्वायर क्या हो गया 16r स्क्वायर। 4 4 का 16, 425 चाहिए तो समझ में आ गया होगा 6.25 आ गया डिवाइड करने पर। तो 6.25 को तो बेटा अलग रख लिया और हमारे पास क्या बचता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम और अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर ये किसके बराबर है डब्ल्यू एम के बराबर, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैंने रख दिया डब्ल्यू एम और 6.25 को लगभग मान लिया 6 है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो साइन है ना इक्वालिटी ना बनाकर थोड़ा लहराता हुआ इक्वालिटी साइन अगर बनाया तो उसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो गया 6 अब 6 को अगर इधर ले जाएंगे तो 1/6 WE, तो 1/6 WE इज इक्वल टू W। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। समझ गए? क्लियर है अमित? बताओ क्लियर है? ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। Mass of a body is 5 kilogram. What is its weight? मास ऑफ अ बॉडी इज 5 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट? तो मास कितना है, किसी भी बॉडी का मास दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5 किलोग्राम, ठीक है। तो वो उसका वेट पूछ रहे हैं, तो वेट क्या होगा m इंटू जी, वेट हमेशा m इंटू जी होता है। तो 5 और g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8। 5 8 40 पॉइंट तो आएगा, 5 8 40, 4 कैरी आ गया, 5 9 45 और 4 49.0 न्यूटन। 49.0 का मतलब 49 हो गया, 49 न्यूटन, ठीक है। तो वेट हो गया 49 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही उल्टा है, पता नहीं क्यों दे दिया है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट what is the mass of an object whose weight is 49 newtons? What is the mass of an object whose weight is 49 newtons? यहाँ पर क्या, यहाँ पर वेट दे रखा है, वो कह रहे हैं मास बताओ, तो जस्ट उसका उल्टा ही तो है। तो क्या हो गया W इज इक्वल टू mg, वेट दे रखा है 49 न्यूटन, तो W हो गया 49 और मास मेरे को निकालना है और g कितना है 9.8, तो ये इधर आ गया
49 2s are 98 and 49 10s are 490. 2 1s are 2 और 2 5s are 10. तो 5 आ गया, मास इज इक्वल टू हो गया 5 किलोग्राम. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ. और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. A man weighs 600 Newton on the earth. A man weighs 600 Newton on the earth. Full stop. What is his mass? और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है टेक जी इज इक्वल टू टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद है इफ ही वर टेकन टू द मून. His weight would be 100 Newton. His weight would be 100 Newton. Full stop. What is his mass on the moon? What is his? What is his mass on the moon? Question mark. What is the acceleration due to gravity on the moon? What is the acceleration acceleration due to gravity on the moon? तो देखिएगा क्या क्या दे रखा है इसमें. इन्होंने बोला a man weighs 600 Newton on the earth. What is his mass? तो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में 10 दिया है. तो अगर 10 दे रखा है तो 10 लेंगे. ठीक है, तो उसका वेट जो है मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ. तो उसका जो वेट अर्थ पर है वो कितना दे रखा है 600 न्यूटन. ठीक है, और वेट कैसे निकाला जाएगा? उसका मास इनटू जी और सब्सक्रिप्ट में स्मॉल v लिख दीजिए, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, इज इक्वल टू 600. अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है अर्थ पर ये कितना 10. एक जीरो से एक जीरो कट गया तो मास इसका कितना आ गया 60 किलोग्राम. ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फीवर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन. व्हाट इज हिज मास ऑन द मून? लिखेंगे मास इज अ यूनिवर्सली कांस्टेंट क्वांटिटी mass is a universally constant quantity. So मास ऑन मून वो भी आपका कितना होगा? वो भी आपका 60 किलोग्राम ही होगा.
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी लेकर चले जाएं, उसके मास में कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस मास ऑन द मून, तो ये बेकार की चीज़ है कि मास जो है, मास तो यूनिवर्सली सेम रहता है। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, तो वो क्या होगा, WM यानी कि वेट ऑन मून लिख लीजिए। वेट ऑफ मून नहीं है, वेट ऑन मून, उस ऑब्जेक्ट का वजन मून पर उसका वेट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो GM कह दिया उसको। तो वेट जो है वो मून पर कितना दे रखा है, 100 न्यूटन, मास उसका सेम है 60 किलोग्राम इनटू GM, 100/60 इज इक्वल टू GM। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6, 6 1 6, 10 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे 40 हो गया, तो 6 6 36, 40 - 36 कितना हो गया 4, फिर से 0 लगाया, फिर से 40 हो गया, फिर से 6 6 36, तो GM की वैल्यू आ गई 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 1.67 लिख ले तो गलत होगा। ठीक है, 1.66 लिख लो, 1.67 लिख लो, चलेगा। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, राधिका, सूर्यांश, क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन How much would a 70 kilogram man weigh on the moon? What would be his mass on the earth and on the moon? What would be his mass on the earth and on the moon? और ब्रैकेट में लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने जैसे अभी कैलकुलेट करा था तो 1.66 आया, लेकिन क्वेश्चन में 1.63 दे रखा है ना, तो वही लेना है। ठीक है, तो हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन वेइ ऑन द मून? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन, तो उसका जो मास है वो कितना दे रखा है 70 किलोग्राम, और GM एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मूल इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो पूछ रहे हैं कि मून पर उसका वेट कितना होगा, तो W and weight of that man on moon is equal to m into GM. तो WM is equal to m कितना है 70 और GM कितना 1.63,
पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, नीचे 10 है तो 114.1 न्यूटन। ये तो उसका वेट हो गया मून पर 114.1 न्यूटन। फिर वो बोल रहे हैं तो व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो फिर वही चीज कि मास इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, so mass of the man on earth is equal to mass of the man on moon is equal to 70 किलोग्राम। अर्थ पर निकालो मून पर निकालो, दोनों जगह मास जो है वो सेम ही आएगा 70 किलोग्राम। ठीक है जी, इतना करिए। फिर ट्रस्ट एंड प्रेशर है, ये देख लूँगा मैं सिलेबस में है या नहीं है, प्रेशर एंड टूल्स वगैरह है, करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही कर दीजिए।